आज हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं और स्वयं को आधुनिक मानते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी प्रगति के सामने मुंह फाड़े खड़ी हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और बाल श्रमिकों की समस्या हमारे देश के लिए एक चुनौती है। इसे हल करने के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। नमस्कार बच्चों, आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वह है बाल मजदूरी। बच्चों, ये एक ऐसी ज्वलन समस्या है जिसने बच्चों के जीवन को अंधकार में कुएं में धकेल दिया है। वे बच्चे जिन्हें अभी हाथ में कलम और किताबें लेकर विद्यालय की ओर जाना चाहिए, गरीबी के चलते इनके माता पिता इन्हें ऐसे लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो इनके जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नव भारती का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नव भारती का 12वां अध्याय जादुई कालीन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यह पाठ संवाद शैली में लिपिबद्ध है और इस पाठ के लेखक हैं तिथि तवुआरा जी। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक बाल मजदूर की मन की व्यथा को अपने शब्दों में लिपिबद्ध किया है। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी तो अवश्य है, लेकिन इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से उन्होंने उस बाल मजदूर के मनोभावों को व्यक्त किया है जो वह समाज के सामने बताना चाहता है। और एक समझदार नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, इसे भी उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। अजीब घटना का घटित होना। एक शाम बड़ी ही अजीब घटना घटी। विकी और दिव्या टेलीविजन पर मैच देख रहे थे और दोनों कटोरी से चिप्स निकालकर खा रहे थे। आ आ आउट! उत्साह से चिल्लाया और चिप्स नीचे गिर गए। इससे पहले कि वह चिप्स उठाता, चिप्स गायब हो गए। वाह, बहुत स्वादिष्ट! बड़ाई करती हुई आवाज सुनाई दी। बच्चों, हुआ यूं कि एक शाम बड़ी ही विचित्र घटना घटी। विकी और दिव्या, जो कि भाई बहन हैं, वे दोनों टेलीविजन पर एक रोमांचकारी मैच का आनंद ले रहे थे। दोनों ही भाई बहन कटोरी में से चिप्स निकाल निकाल कर खा रहे थे। तभी अचानक जैसे ही एक खिलाड़ी आउट हुआ, विकी तेज से चिल्लाया, आ आ आउट! और उसके यह कहते ही जो चिप्स की कटोरी थी वह नीचे कालीन पर गिर गई। विकी उस कटोरी को उठाता उससे पहले ही सारे चिप्स गायब हो गए। लेकिन उस कालीन में से एक बड़ी ही विचित्र आवाज आई। वाह, बहुत स्वादिष्ट! उस कालीन में से चिप्स की बड़ाई करती हुई आवाज सुनाई दी। विकी और दिव्या का फुसफुसाना और अजीज से परिचय। विकी, दीदी, ये कालीन बोल रहा है। डरते और फुसफुसाते हुए विकी बोला और दिव्या ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सुन रही हूँ। दिव्या, सुनो, तुम कौन हो? अजीज, मैं अजीज हूँ, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक। दिव्या ने अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, तुम तो छोटे बच्चे प्रतीत होते हो, कालीन कैसे बना सकते हो? अजीज, मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मुझसे छोटे बच्चे यह काम करते हैं। हम कालीन बनाने वाले कारखाने में रहते हैं। उदास स्वर में अजीज ने अपना दुख बताते हुए कहा।
बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही चिप्स गायब हुए, विकी और दिव्या जो थे वो काफी डर चुके थे। विकी ने डरते और फुसफुसाते हुए, फुसफुसाने का मतलब होता है बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि दीदी दीदी, ये जो कालीन है ना, बोल रहा है। और दिव्या ने भी सहमति जाहिर करते हुए कहा, हाँ विकी, मैं भी सुन रही हूँ कि ये कालीन बोल रहा है। विकी ने जब यह बात कही, तब दिव्या ने थोड़ी बहुत अपनी हिम्मत दिखाई और उसने प्रश्न किया कि तुम कौन हो। तभी बच्चों, उस कालीन में से आवाज आई कि मैं अजीज हूँ। जिन बच्चों ने ये कालीन बनाया है, उन बच्चों में से एक। दिव्या को अजीज की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आवाज से यह प्रतीत हो रहा था कि यह आवाज किसी बड़े बच्चे की नहीं, बल्कि किसी छोटे बच्चे की है। तो दिव्या ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी आवाज एक छोटे बच्चे की तरह प्रतीत हो रही है, तो तुम कालीन कैसे बना सकते हो? अजीज ने कहा, मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मुझसे भी छोटे बच्चे ये काम करते हैं। और कहीं हम इधर उधर नहीं रहते, हम तो वहीं रहते हैं जहाँ पर ये कालीन बनते हैं। बच्चों, जो अजीज था, उसकी आवाज में एक उदासी थी, करुणा थी। वह अपना दुख बताते हुए दिव्या और विकी को अपना सारा हाल बता रहा था। अपने सपने के विषय में विकी और दिव्या को बताना। दिव्या हैरानी का भाव व्यक्त करते हुए, तुम वहां रहते हो, तुम्हारी आवाज यहाँ कैसे आ सकती है? अजीज, वो क्या है कि एक दिन जब मैं कालीन बुन रहा था, तभी मैंने दिन में एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने ये कालीन खरीदा है, वह मुझे अपने घर ले आए हैं। जब तुम्हारी माँ यह कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी साथ आ गया। बच्चों, यहाँ पर एक काल्पनिक कथा को लेखक व्यक्त कर रही है। हुआ क्या कि दिव्या कहती है कि हैरानी का भाव जब उसने व्यक्त करते हुए पूछा कि तुम तो अगर कालीन के कारखाने में रहते हो, तो तुम्हारी आवाज यहाँ पर कैसे आ सकती है? अजीज ने कहा कि मुझे दिन के समय में भी सपने लेने का बहुत शौक है, और जब मैं ये कालीन बुन रहा था, तब मैंने सपना लिया कि जिन लोगों ने यह कालीन खरीदा है, वो मुझे भी अपने साथ ही ले आए हैं। और जब तुम्हारी माँ ये कालीन खरीद कर अपने घर लेकर आई, तो उसी कालीन में बुनकर मेरा सपना भी यहाँ पर आ गया। और यही कारण है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अजीज का अपनी वास्तविक स्थिति से बोध करवाना। विकी, क्या तुम कारखाने में खुश नहीं हो? क्या तुम विद्यालय नहीं जाते? अजीज, खुश? वहां हमें सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करना पड़ता है। केवल दोपहर को 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब काम खत्म होता है तो इतना थक चुके होते हैं कि खेलने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि लेटते ही नींद आ जाती है। रुआंसा होते हुए बोला, हम विद्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले गरीब है ना, स्कूल तो जाना दूर, वह हमें खाना तक नहीं खिला सकते। हमारे माता पिता ने यह सोचकर हमें यहाँ भेजा था कि हम यहाँ ठीक से रहेंगे। उन्हें नहीं पता हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। काश हम घर जा पाते। दिव्या, अजीज, रो मत। ये बताओ, हम तुमसे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? अजीज, उदास स्वर में, यदि तुम लोग कारखाने में आ जाओ, तब शायद। बच्चों, अब यहाँ पर विकी और दिव्या को अजीज की वास्तविक स्थिति का, कि वो किस हाल में रहता है, उसका बोध हुआ। विकी ने अजीज से प्रश्न किया कि क्या तुम कारखाने में खुश नहीं हो?
क्या तुम विद्यालय भी नहीं जाती? अजीज ने कहा, खुश की बात कर रही हो? हमारा मालिक हमें सुबह 5 बजे उठा देता है और हम रात के 8 बजे तक काम करते हैं। दोपहर के समय सिर्फ हमें 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब हमारा काम खत्म होता है तब हम इतने थक चुके होते हैं कि तब तो खेलने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम जैसे ही खाना खाकर लेटते हैं हमें नींद आ जाती है। और उसके बाद रोती हुई आवाज में अजीज ने अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए आगे कहा, तुम विद्यालय की बात कर रहे हो ना? हम तो विद्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। स्कूल तो जाना दूर, वो हमें रोटी तक नहीं खिला सकते थे। इसलिए हमारे माता पिता ने हमें मलिक के साथ यहाँ भेज दिया। उन्हें लगा कि हम तो इनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मलिक जो है वो हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा। लेकिन ये मलिक हमारे साथ बहुत अनैतिक व्यवहार करता है, बहुत बुरा व्यवहार करता है। काश मैं अपने माता पिता के पास पहले की तरह जा पाता। यहाँ पर दिव्या जब अजीज को रोता हुआ देखती है तो वह अजीज को चुप होने के लिए कहती है और यह भी पूछती है कि अजीज, यदि अगर हम तुमसे मिलना भी चाहें तो हम तुमसे कैसे मिल सकती हैं? तो अजीज ने इस समस्या का हल करते हुए कहा कि यदि अगर तुम लोग मलिक के कारखाने में आ जाओ तो शायद मलिक तुम्हारी मेरे साथ भेंट करवा दे। यह कहकर बच्चों, अब विकी और दिव्या अजीज के मन की व्यथा को पूरी तरह पहचान जाते हैं। कालीन का कारखाना देखने की इच्छा व माता पिता की अनुमति। शाम होते ही पिताजी के दफ्तर से आते ही दौड़कर दिव्या गई और बोली, हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। मेहरा जी, जो विकी और दिव्या के पिता हैं, उन्होंने कुछ सोचा और बोले, तुम्हें रविवार को ले जाएंगे। बच्चों को रविवार का इंतजार करना भारी पड़ रहा था। बच्चों, अब हुआ यूं कि दोनों ही बच्चों ने यह निश्चय किया कि पिता के आते ही वे ये बात अपने माता पिता से कहेंगे कि उन्हें कालीन का कारखाना देखना है। और पिताजी के आते ही दिव्या ने बोला भी कि पिताजी, हम कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। पिताजी ने निश्चय किया कि वह दोनों बच्चों को रविवार के दिन कालीन का कारखाना दिखाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए रविवार का इंतज़ार करना एक बड़ा ही भारी काम लग रहा था। यानी कि बच्चे आतुर होकर रविवार का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें था कि वह जल्द से जल्द अजीज से मिल पाए। माता पिता को अजीज के विषय में बताना। अजीज बहुत उत्साहित था। तुम लोग मुझे करघे पर काम करते हुए देखोगे। उसने बताया कि मलिक साहब किसी को करघा दिखाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं। उन्हें लगे कि तुम उनसे कालीन खरीदोगे तब वह तैयार हो सकते हैं। कारखाने की ओर जाते हुए बच्चों ने सारी बातें अपनी मम्मी पापा यानी कि अपने माता पिता को बता दी। वहां पहुंचते ही मोटे अधेड़ व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। बच्चों, अजीज जो था वह बड़ा ही उत्साहित था, बड़ा ही खुश था कि विकी और दिव्या उनसे मिलने के लिए आने वाली हैं। अजीज ने आगे बताते हुए कहा कि विकी और दिव्या, तुम दोनों मुझे करघे पर काम करता हुआ देखोगे, लेकिन मलिक साहब जो है वे किसी को भी करघे पर देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वह किसी को भी यह पता चलने देना नहीं चाहते कि वह छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं।
वह जानते हैं कि यह गलत कार्य है, लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले, इसलिए वह हमें भी किसी से मिलने नहीं देते और किसी भी व्यक्ति को उस करघे तक की ओर जाने नहीं देते। हाँ, लेकिन यदि अगर तुम उनको यह बोलो कि तुम कालीन खरीदोगे, तो हो सकता है कि वह तैयार हो जाए। कारखाने की ओर जाते हुए विकी और दिव्या ने अपने माता पिता को सारी की सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी और माता पिता को भी अपने बच्चों की बातों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे दोनों भी कारखाने की ओर चल पड़े। जैसे ही कारखाने की ओर पहुंचे तो वहां पर एक मोटे और अधेड़ व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। बच्चों, अधेड़ का मतलब होता है वृद्धावस्था की ओर जाता हुआ व्यक्ति। बहुत ज़्यादा वृद्ध नहीं, लेकिन हाँ, वृद्धा अवस्था यानी 60 से 65 साल की उम्र का व्यक्ति। और करघे का अर्थ होता है एक ऐसा खांचा जिसके ऊपर कालीन को बुना जाता है। माता पिता की मलिक से बातचीत और कारखाने की देखने की इच्छा। मलिक, आइए, स्वागत है। क्या आप कोई कालीन खरीदेंगे? उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए हैं। कुछ कालीन देखने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि कालीन कैसे बनते हैं। क्या आप दिखा सकते हैं? किंतु मलिक के सतर्कता वाले भाव देखकर श्रीमती मेहरा ने लाल वाले कालीन को छूते हुए कहा, यह वाला बहुत बढ़िया है। मलिक भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। श्रीमती मेहरा ने कहा, हम ये बाद में तय करेंगे, पहले हम करघा देखेंगे। मलिक थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी, किंतु फिर भी अगर सौदा पड़ता है तो ज़रूर, मुझे खुशी होगी। अंत में उत्साह दिखाते हुए बोला। बच्चों, अब हुआ क्यों कि मलिक जो था वह बड़ा ही उत्साहित होकर उसने स्वागत किया मेहरा जी का, उनकी पत्नी विकी और दिव्या का। और उसने कहा कि उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए हैं। इतने में जो श्रीमती मेहरा थी, उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि हम जो है वह कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। क्या आप हमें दिखा सकते हैं? लेकिन यह शब्द सुनते ही जो मलिक था उसके माथे पर एक सतर्कता वाले, यानी कि जिसे आप कहते हो बड़े ही गंभीर और चौकन्ने होने वाले भाव आ गए। लेकिन श्रीमती मेहरा ने अपनी चतुरता को दिखाते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, उन्होंने तुरंत एक लाल कालीन को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मुझे ये कालीन बहुत पसंद है। मलिक भी दोबारा से श्रीमती मेहरा जी की बातों में आ गया और उसने कहा, मैडम मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। और यह कहते ही वह उस कालीन को लपेटने लगा। मेहरा जी जो कि इधर उधर देख रहे थे, तभी श्रीमती मेहरा जी ने कहा कि हम ये कालीन लेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले हम करघा देखेंगे। हमारे बच्चे यह देखना चाहते हैं कि कालीन कैसे बुने जाते हैं। बच्चों, यह सुनकर थोड़ा सा मलिक जो था वो हिचकिचाया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई भी उसका करघा देखे, ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि वह छोटे बच्चों से काम करवाता है। लेकिन वहीं उसका जो एक अपना सामान बेचने की जो इच्छा थी, जो उसकी लालसा थी, वो बहुत ज़्यादा प्रबलित हो गई। और वो ये सोचने लगा कि यदि अगर सौदा पड़ता है, यदि अगर मेरा कालीन बिकता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है करघा दिखाने में। और यह सोचकर उसने बड़े ही खुशी खुशी
माता पिता की बातों को स्वीकार कर लिया। मलिक का कारखाना दिखाना और मेहरा जी का विरोध। मलिक आंगन को पार कर एक संकरे रास्ते से पार होते हुए एक धीमी रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर तेज धूप के कारण अंदर देख पाने में कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए जहां कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। चारों ओर ऊन के रोए उड़ रहे थे, जिसके कारण विकी को खांसी आ गई। यह हमारा कारखाना है, मलिक ने शान से बोला। मेहरा जी ने कड़े स्वर में कहा, ये बच्चे, इनसे काम करवाना कानून के विरुद्ध नहीं। कानून? क्या कानून इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूं, घर में ये भूखे मर जाएंगे। मलिक शेखी बखारता हुआ बोला। बच्चों, हुआ यूं कि जब श्रीमती मेहरा जी ने कालीन का कारखाना देखने की इच्छा व्यक्त की तो मलिक को लगा कि अगर सौदा पटता है तो कारखाना दिखाने में कोई हानि नहीं है। वह उन्हें एक तंग रास्ते से ले गया और एक कमरे में ले जाकर उसने उन्हें खड़ा कर दिया। बच्चों, उस कमरे में रोशनी इतनी कम थी और बाहर तेज धूप होने के कारण अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु थोड़ी देर के बाद बड़े बड़े करघे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी और उन करघों पर 20 बच्चे काम कर रहे थे और चारों ओर ऊन के जो रोए हैं वह उड़ रहे थे। बच्चों, अंदर का वातावरण इतना दूषित था कि विकी को खांसी आने लगी। यहाँ पर मलिक जो था उसने अपनी शेखी बखारते हुए, अपना बड़प्पन जाहिर करते हुए कहा, यह हमारा कारखाना है। लेकिन मेहरा जी को भी इस बात की हैरानी हो रही थी कि मलिक किस प्रकार छोटे बच्चों से काम करवा रहा है। इसलिए उन्होंने भी कड़े स्वर में बोला कि तुम जो इन छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे हो, यह तो गैर कानूनी कार्य है। तुम इन छोटे बच्चों से कार्य कैसे करवा सकते हो? इसी के विपरीत मलिक ने कहा कि क्या साहब, आप कानून की बात कर रहे हैं? कानून इन गरीब बच्चों को रोटी थोड़ी दे सकता है। मैं इनको रोटी देता हूँ, मैं इनकी देखभाल करता हूँ, और अगर ये अपने घर में रहते तो ये मर जाते, क्योंकि इनके माता पिता इन्हें रोटी नहीं खिला सकते हैं। हाँ, यह मेरा थोड़ा बहुत काम जरूर कर देते हैं। बच्चों, इस तरह से मलिक ने अपनी महानता को बताते हुए यह वाक्य कहे। विकी और दिव्या की अजीज से भेंट। इसी बीच विकी और दिव्या बच्चों के चेहरे ध्यानपूर्वक देख रहे थे। कुछ बच्चे डर रहे थे और कुछ सिर झुकाकर झेप झेप कर हंस रहे थे। उन्हें काम बंद किए देखकर मलिक जोर से चिल्लाया, अपना काम चालू रखो, समय बर्बाद मत करो। सभी बच्चे ऊन काटने में लग गए, किंतु 10 साल का पतला और सांवला लड़का उनकी ओर देखे जा रहा था। दिव्या उसके पास गई। अजीज, उसने आशा भरी आवाज से पूछा। बच्चे ने सिर हिलाया और चौंक कर देखने लगा। बच्चों, यहाँ पर जब श्रीमान जो मेहरा जी हैं, वह जब मलिक से बातचीत कर रहे थे, तभी विक्की और दिव्या जो थे, सभी बच्चों के चेहरे बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। और जो करघे पर बैठे हुए बच्चे थे, उन्होंने जब मेहरा जी, श्रीमती मेहरा और विक्की दिव्या को मलिक के साथ देखा तो कुछ बच्चे तो डर गए और कुछ बच्चे शर्मा कर, झेप का मतलब होता है शर्मा कर, नीचे मुंह कर कर हंसने लग गए।
लेकिन सभी बच्चों ने अपना काम करना बंद कर दिया और बच्चों को इस तरह से कार्य करता हुआ देखकर मलिक बच्चों पर जोर से चिल्लाया कि तुम लोगों ने अपना काम करना क्यों बंद कर दिया? क्यों समय खराब कर रहे हो? और यह बात सुनकर पुनः सभी बच्चों ने ऊन काटने का कार्य शुरू कर दिया। किंतु 10 साल का एक पतला सांवला सा लड़का टकटकी लगाए विकी और दिव्या को देखे जा रहा था। अब विकी और दिव्या को भी यह लगा कि यह शायद वही बच्चा है जो कालीन के माध्यम से हमारे से बात करता है। इसलिए उम्मीद भरी आवाज में, आशा भरी को कहते हैं उम्मीद भरी आवाज, उम्मीद भरी आवाज में उस बच्चे के पास जाकर दिव्या ने कहा, अजीज। बच्चे ने जैसे ही अपना नाम सुना वह हिला और चौंक कर दिव्या को देखने लगा। प्रत्येक सदस्य का अजीज से बातचीत करना। दिव्या, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे सपने ने हमें बुलाया है। अजीज, तुम सच में आ गए, सच में आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्रीमती मेहरा, दिव्या, कौन है यह? उत्सुकता से पूछा। दिव्या, माँ, यही अजीज है जो कालीन के माध्यम से हमसे बात करता था। श्रीमती मेहरा, क्या तुम सच में इनसे बातें करते थे? अजीज नीचे देखते हुए बोला, मैं तो बस अपने आप से बातें करता था। काम करते समय मैं कई बार ऐसा करता हूँ, विशेषकर तब जब मुझे अपने घर की याद आती है। ऊन काटने के कारण अजीज के हाथों में घाव लगे हुए थे। श्रीमती मेहरा, तुम्हारा घर कहाँ है? अजीज, बिहार में। बच्चों, यहाँ पर दिव्या जब अजीज के साथ बातचीत कर रही थी तब दिव्या ने कहा, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे सपने के कारण ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। अजीज को अचानक ही विकी और दिव्या की बातें ध्यान में आ गई और अजीज ने बड़े ही प्रसन्नचित होकर कहा, तुम दिव्या सचमुच यहाँ पर आ गई, पर मुझे तो तुम अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जब दिव्या और अजीज आपस में बात कर रहे थे तभी श्रीमती मेहरा जी भी वहां आ गई और उन्होंने दिव्या से पूछा कि दिव्या, ये कौन है जिससे तुम बातें कर रही हो? दिव्या ने अपनी माँ को बताया कि माँ, ये तो वही अजीज है जिससे हम कालीन के माध्यम से, कालीन के जरिए से बात किया करते थे। इसी अजीज ने तो हमें यहाँ के विषय में बताया था। श्रीमती मेहरा ने पुनः अजीज से प्रश्न किया कि क्या तुम सच में विकी और दिव्या से बातें करते थे? अजीज ने अपना मुंह नीचे किया और उसने कहा कि मैं तो अपने आप से ही बातें करता था और यह कार्य मैं अक्सर करता हूँ। जब मुझे अपनी माँ की, अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है तो मैं अपने आप से ही बातें करता रहता हूँ। और तो और बच्चों, जो अजीज था वह निरंतर ऊन काटता रहता था, इसलिए उसके हाथ में जगह जगह पर घाव लग गए थे। श्रीमती मेहरा ने पुनः अजीज से एक और प्रश्न किया, अजीज, तुम्हारा घर कहाँ है, यानी तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? अजीज ने उत्तर दिया कि मेरे माता पिता तो बिहार में रहते हैं। अजीज और अन्य बच्चों की यातनाएं। बच्चों, यहाँ पर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि मलिक कितने प्रकार के अत्याचार इन छोटे बाल मजदूर बच्चों पर कर रहा था। अजीज, मलिक हमें 4 साल पहले यहाँ लाया था। उसने अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था,
मेरे घर वाले बहुत करीब हैं, इसलिए वे तैयार हो गए, लेकिन ये हमें पैसे नहीं देता, भूखा रखता है और मारता है। उसने 1 साल बाद घर भेज देने को कहा, लेकिन मैंने अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा। मेहरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है ये आदमी इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाता है। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो संदेह हो जाएगा और वह इन्हें छिपा देगा। हो सकता है पिटाई भी करे। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। सिर्फ अजीज को ही नहीं, बल्कि सारे बच्चों को मदद की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें जल्दी से यहाँ से ले जाऊंगा। तुम धीरज धरो। इस बात का किसी को पता मत चलने देना। यह मेरा पता है। आवश्यकता पड़ने पर वहाँ आ सकते हो। बच्चों, यहाँ पर अजीज ने जो मेहरा जी हैं और श्रीमती मेहरा हैं, उन्हें बताया कि जो मलिक है उन्हें कितनी तरह से यातनाएं देता है, और सिर्फ अजीज को ही नहीं, अन्य बाल मजदूरों को भी। अजीज ने बताया कि जो ये मलिक है, ये 4 साल पहले हमारे गांव में आया था। इसने मेरे माता पिता को कहा था कि यदि अजीज मेरे कारखाने में थोड़ी बहुत मदद कर देता है तो मैं उसे महीने का वेतन दूंगा, जिसे आप इंग्लिश में सैलरी कहते हैं, और अच्छा खाना भी दूंगा। अजीज ने आगे बताया कि मेरे घर वाले 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने मुझे, यानी कि अजीज को, बच्चों, मलिक के साथ उसके कारखाने में भेज दिया। लेकिन जब से अजीज यहाँ पर आया है, मलिक ने ना तो कभी उन्हें पैसे दिए, यहाँ तक कि वह उन्हें पूरा भोजन भी नहीं देता, उन्हें भूखा रखता है, और सिर्फ देता है तो रोज मार। यानी कि जो मलिक है वो इन बाल मजदूरों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। यहाँ तक कि अजीज ने बताया कि आज 4 साल हो गए हैं वह अपनी माँ से नहीं मिला है, जबकि मलिक ने यह वादा किया था कि 1 साल में ही वह दोबारा से अजीज को बिहार भेज देगा। अब मेहरा जी जो थे वो बहुत ही सतर्क हो गए। उन्होंने कहा कि जो मलिक है इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाता है, अवैध ढंग से कार्य करवाता है, और यदि अगर हमने इस वक्त कुछ शोर मचाया तो जो मलिक है वह इन सभी बच्चों को कहीं ना कहीं छिपा देगा, और हो सकता है कि अजीज और अन्य बच्चों की पिटाई भी बहुत करे। हम एक कार्य करते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम अधिकारियों से, बच्चों यहाँ पर अधिकारियों का अर्थ है श्रम आयोग के अधिकारियों से, जो यह देखते हैं कि मजदूरों के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, किसी छोटी उम्र के बच्चे से कार्य तो नहीं करवाया जा रहा। तो पिताजी ने यह निश्चित किया कि वह कारखाने से बाहर निकलते ही श्रम आयोग के अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अजीज को ही नहीं बचाना, अजीज जैसे यहाँ पर अन्य बच्चे हैं, हमें उन्हें भी बचाना है। बच्चों, अब जो श्रीमान मेहरा जी थे, उन्होंने अजीज को धीरज बंधाते हुए, यानी कि उसको धैर्य देते हुए कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्दी ही पुनः आऊँगा और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन अजीज, जो तुम्हारी और मेरी बात हुई है, इसके विषय में अपने मालिक को बिल्कुल भी मत बताना, और तुम मेरे घर का पता रख सकते हो। ये मेरे घर का पता है, और यदि अगर तुम्हें कभी भी आवश्यकता पड़े, कभी भी ज़रूरत पड़े, तो तुम कभी भी मेरे घर आ सकते हो। मलिक की
श्रीमती मेहरा से पुनः बातचीत। मलिक किसी ग्राहक के पास बाहर चला गया था। उसने जब अजीज से बात करते हुए देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, क्या आप इसे जानते हैं? मेहरा जी, नहीं, ये जो कालीन बना रहा है हमें अच्छा लग रहा है। मलिक, हाँ हाँ, काम अच्छा करता है, बस सपने ज्यादा देखता है। मैडम ने जो कालीन पसंद किया था उसके बारे में क्या विचार है? उत्सुकता से पूछा। मेहरा जी, असल में यह लड़का जो कालीन बना रहा है हमें वह ज्यादा अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख लें। मलिक, जरूर जरूर, प्रसन्नता के साथ। 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर जो मलिक था वह किसी काम से बाहर चला गया था, और जब वह पुनः लौट कर आया और उसने देखा कि जो श्रीमती मेहरा हैं वह अजीज से बात कर रही हैं तो उसे कुछ शक हुआ। दे का अर्थ होता है शक होना। और उसने तुरंत एक प्रश्न श्रीमती मेहरा से किया कि क्या आप इस लड़के को जानती हैं? मेहरा जी ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, हम इस लड़के को तो नहीं जानते, लेकिन हाँ, यह लड़का जो कालीन बना रहा है वह हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। मलिक ने कहा कि हाँ, ये लड़का जो अजीज है ये काम तो बहुत अच्छा करता है, परंतु इसे दिन में सपने देखने की आदत है। मलिक ने पुनः उत्सुकता भरे शब्दों में कहा कि जो बाहर मैडम ने जो कालीन पसंद किया था उसके बारे में आपका क्या विचार है? मेहरा जी ने कहा, असल में जो ये लड़का कालीन बना रहा है वह हमें उस कालीन से ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे लिए यह कालीन जो ये लड़का बना रहा है उसे रख लीजिए। और आप हमें बताइए कि हम कब आ सकते हैं इस कालीन को लेने के लिए। मलिक भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ क्योंकि उसका सौदा पट रहा था। उसने मेहरा जी को आश्वासन देते हुए कहा कि आप अगले सप्ताह आ जाइए और यह कालीन ले जाइए, क्योंकि 1 सप्ताह में यह कालीन बनकर तैयार हो जाएगा। पिताजी का श्रम आयुक्त को सूचित करना और अजीज का मुक्त होना। विकी, उनकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे? पिताजी, मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा और वे जरूरी कदम उठाएंगे। बच्चे रोज अजीज से कालीन के माध्यम से बातें करते थे। एक दिन सुबह उनके पिता ने अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर दिखाई। उसमें लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त। करघों पर काम कर रहे बच्चों का फोटो भी था। उत्सुकता से विकी और दिव्या बच्चों के चेहरे पहचानने लगी। बच्चों, जब मेहरा जी कारखाने से बाहर आए तो विकी ने निराश होकर अपने पिता से पूछा कि क्या हम अजीज और उनके मित्रों की कोई सहायता नहीं करेंगे? अब हमें आगे का क्या कदम उठाना चाहिए पिताजी? तो पिताजी ने कहा कि मैं तुरंत ही श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा और वे कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे मलिक के प्रति। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रम आयुक्त एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों के प्रति कठोर कठोर कदम उठाती है। उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है या नहीं, या उन्हें पूरा वेतन मिल रहा है या नहीं, इन सभी बातों का ख्याल भी श्रम आयुक्त के द्वारा ही किया जाता है। तो पिता ने सबसे पहले बाहर आकर श्रम आयुक्त के लोगों को सूचना देने की ठानी। अब बच्चे रोज जो थे वो कलीन के माध्यम से अजीज से बातें किया करते थे। एक दिन पिताजी ने उन्हें अखबार दिखाई।
और उस पर लिखा हुआ था कि स्थानीय कालीन के कारखाने पर छापा मारा गया और 10 बच्चों को मुक्त कर लिया गया है। जैसे ही बच्चों को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसमें छपी फोटो को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया और अजीज के चेहरे को पहचानने की कोशिश भी की। अजीज का अपने माता पिता से मिलना। दिव्या, इसमें अजीज कहाँ है? माँ, ये रहा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। देखा, अजीज अपने माता पिता के साथ बाहर खड़ा है। अजीज, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी से मिलो, ये मुझे घर ले जाने आए हैं। मलिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बदले हमारे पिताओं को नौकरी दे, वह भी पूरी तनख्वाह पर। अब मैं स्कूल जा सकूंगा। अजीज की माँ, बच्चों, धन्यवाद। दिव्या, धन्यवाद तो अजीज के कालीन का किया जाना चाहिए। और सब हंसने लगे, सब प्रसन्न थे। बच्चों, अंत में हुआ यूं कि दिव्या ने आखिरकार प्रश्न किया कि अरे, इस फोटो में अजीज कहाँ है? तभी माँ ने एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये रहा अजीज। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी और खोला गेट तो देखा कि अजीज अपने माता पिता के साथ खड़ा हुआ था। अजीज ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ श्रीमान मेहरा जी और श्रीमती मेहरा का परिचय अपनी अम्मी और अब्बा के साथ करवाया और कहा कि मेरे अम्मी और अब्बा मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं और साथ ही साथ मलिक को श्रम आयुक्त की ओर से यह आदेश मिला है कि वे अब हमारे बदले हमारे पिताओं को उस स्थान पर नौकरी देगा और उसी के साथ हमारे पिताओं को पूरी तनख्वाह पर वेतन भी मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन मिलना। अब हमारे घर की माली हालत जो है वो सुधर जाएगी। जब मेरे पिता को नौकरी मिल जाएगी तो मैं स्कूल भी अवश्य जा सकूंगा। बच्चों, अभी ये सब बात चल ही रही थी कि अजीज की माँ ने हाथ जोड़कर विकी और दिव्या को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं के कारण ही आज वह पुनः अजीज से मिल पाई थी। दिव्या ने कहा, धन्यवाद तो अजीज के इस कालीन का किया जाना चाहिए जिसकी मदद से हमारी बातचीत अजीज के साथ हो सकी और हम मलिक के कारखाने में जा पाए। सबके सब प्रसन्न थे और खुश थे, क्योंकि आज बाल मजदूरी का अंत हुआ था। आज विकी और दिव्या इसलिए प्रसन्न थे कि अजीज भी अब सम्मान भरा जीवन व्यतीत कर पाएगा। बच्चों, यह कहानी हमें संदेश देती है कि यदि अगर हमारे घर के आसपास भी कोई बाल मजदूरी करता हुआ हमें दिखाई देता है तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इसकी सूचना श्रम आयुक्त को दें, ताकि वे बाल मजदूर बच्चे भी एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें। आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपको इस पाठ में छिपे तथ्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।